भारतीय जनता पार्टी के रथ का पहिया तो अंसारी बंधु रोकते थे। अब कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा एक मसला है। देखिए, मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सज़ा हुई और मुख्तार अंसारी जिस तरह जेल में गया, लोगों ने भले सोचा भी नहीं था कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया वो अंदर भी जेल भी जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीतिक बिसात सज चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बाहुबली नेताओं ने भी विभिन्न पार्टियों का दामन थामा है। हॉट सीटों की हम बात करेंगे, लेकिन इस समय हम मौजूद है बनारस में, जहां से G20 में धर्मेंद्र त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। सर, सबसे पहले मैं वाराणसी की बात करता हूं, जहां पे बसपा प्रत्याशी को बदला भी गया है। चुनावी समीकरण क्या रहेगा काशी का? देखिए सुशील, आपका सवाल बहुत ही जायज़ भी है, क्योंकि ये चुनावी सरगर्मी चल रही है। उसमें बसपा ने अपने एक पहली दफ़ा मुझे लगता है कि किसी लोकसभा सीट में उन्होंने बदला है। तो इसका एक अलग मायने ये निकाले जा रहे हैं कि इन्होंने जो अतहर जमाल लारी जी थे उनको भदोही का प्रत्याशी बनाया गया। कहीं न कहीं बसपा को ये लगता है कि कुछ मुस्लिम मतदाता वो भदोही में जिस तरह से हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है। और बनारस सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, तो बनारस में जो इलेक्शन का जो माहौल है, जो रूप है, वो नरेंद्र मोदी के फेवर में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मार्जिन से जीत भी चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जीत मायने नहीं रखती, उनकी जीत का जो गैप है, जो मार्जिन है, वो बहुत मायने रखता है। जैसा हम लोगों ने 2019 में भी अमित शाह जी के बयानों में सुना था कि उन्होंने कहा था कि हमारी जीत बहुत मायने रखती है, लेकिन उनकी जीत की मार्जिन बड़ी मायने होनी चाहिए। उसी हिसाब से बनारस क्षेत्र तो देखिए नरेंद्र मोदी और भाजपा के खेमे में आने ही वाला है। अगर आसपास के ज़िलों की बात करें, देखिए अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में भी बहुत ही लड़ाई टक्कर की होने वाली है। अब वहाँ कृपा शंकर सिंह भाजपा को अगर मात देंगी तो ये जो काफ़ी माफिया जिसको कहते हैं, या जेल में जो बाहुबली है, धनंजय सिंह की पत्नी है वो, और बाबू सिंह कुशवाहा, ये इन तीनों में एक बहुत ही तगड़ा चुनावी जो सरगर्मी देखने को मिल सकती है। वो ये देखने को मिलेगा कि एक अच्छी फाइट होने वाली है। इसी प्रकार आप चंदौली को भी देखिए। चंदौली में हालांकि कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे जी हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो सपा ने एक अच्छा दमदार जो कैंडिडेट उतारा है, उसके साथ साथ आप देखिएगा बसपा भी अच्छे कैंडिडेट उतारी। तो पूर्वांचल में बड़ा ही एक मिला जुला माहौल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। अगर मैं धर्मेंद्र सर पूर्वांचल की बात करूं तो आपने जौनपुर का जिक्र किया, जहां पे कभी सपा का दामन थामा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन आज अखिलेश जी ने उनको किनारा कर दिया। तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जैसे बाबूलाल कुशवाहा को उन्होंने खड़ा किया है, तो जौनपुरी ने पूरे पूर्वांचल में वो शाह के वोटर हैं, कुशवाहा वोटर हैं, उसको साधने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, ये आपका एनालिसिस और विश्लेषण बहुत सही भी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद सपा में कहीं न कहीं मौर्य एक जो बिरादरी है, जो समाज है, वो अपने आप को किसी तरह से कटा हुआ महसूस न करे। तो सपा ने मौर्य समाज को कुशवाहा के बाबूलाल कुशवाहा को फ्रंट मिला के उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की भी है। और बाबूलाल कुशवाहा एक कद्दावर नेता भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं दूसरे बसपा की सरकार में भी। तो कहीं न कहीं इसका एक फ़ाइट देखने को मिल सकता है। धर्मेंद्र सर, आपने लोकसभा चुनाव को जितना करीब से देखा है, अगर मैं गाजीपुर ज़िले की बात करूं, विकास पुरुष का नाम आता है, मनोज सिन्हा जी का लोग नाम लेते हैं, लेकिन इस बार पारसनाथ राय को जो लोग कह रहे हैं कि शायद मनोज सिन्हा जी ने उनको प्रमोट किया, फिर वहाँ फजाल अंसारी जो कि इससे पहले बसपा के थे, सपा के बैनर तले वो चुनाव लड़ेंगे। तो गाजीपुर की अगर मैं बात करूं, जहां से अखिलेश जी की ये भी बात है कि अंसारी बंधुओं को पूर्वांचल में एक साधने की कोशिश हो रही है, गाजीपुर की डगर कहाँ पे है? बीजेपी है, बसपा है, सपा है? देखिए, चुनाव के पहले कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये कहिए कि इसी के ही किसी पार्टी के विशेष का वहाँ पर दबदबा है, तो ये संभव नहीं। हाँ, ये आकलन हम लगा सकते हैं कि देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद कहीं न कहीं गाजीपुर में एक ऐसा बड़ा माहौल बना था, माहौल बना भी हो सकता है, संभव हो, और उसका एक फ़ायदा समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर सकती है। तो वहाँ कहीं न कहीं एक अफ़ज़ाल अभी हैं उनके लड़ने की, उनके परिवार के जो सदस्य लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा एक मुस्लिम समाज के वोट को लेके कहीं न कहीं वो अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक रही बात आपने जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय और मनोज सिन्हा जी के कब ये इनके सलाहकार के तौर पे, एक चुनावी सलाहकार के तौर पे बहुत दिनों से इन्होंने उनका साथ दिया, कम से कम 5 दशक की बात है। ये बहुत पुराने उनके साथी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको कहीं ना कहीं उनको ला के एक तरीके से मनोज सिन्हा को रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। और मनोज सिन्हा जी का भी साख इस पर बड़ा ही दांव पे भी लगा है, क्योंकि मनोज सिन्हा जी ही ऐसा माना जा रहा है। देखिए, कहने को पारसनाथ राय है, लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे मनोज सिन्हा जी का ही सपोर्ट है। वही एक चुनाव को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो देखिए, किसकी सीट बनेगी, किसका बिगड़ेगी, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आपको रुझान कुछ न कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो लड़ाई का एक बड़ा माहौल है और वहाँ के वोटरों में एक माहौल ये देखने को मिल जाएगा कि किस पक्ष में जाएं और किस पक्ष में चुनाव किसके फेवर में, कौन सी पार्टी के फेवर में वहाँ के वोटर्स जाएंगे। फिलहाल अभी ये देखने को मिला है कि सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर होगी वहाँ पर। अगर मैं बनारस की बात करूं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ से हैं, लेकिन कारण क्या है, सटा है गाजीपुर, लाहौरी काशी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी आते आते अगर मैं कहूँ बीजेपी के रथ का पहिया रुक सा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रथ का पहिया तो अंसारी बंधु रोकते थे। अब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा एक मसला है। देखिए, मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सज़ा हुई और मुख्तार अंसारी जिस तरह जेल में गया, लोगों ने भले सोचा भी नहीं था कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया वो अंदर भी जेल भी जाएगा, लेकिन योगी के लॉ एंड ऑर्डर ने किसी तरह ये दिखा दिया कि किसी भी माफिया को या माफियागिरी को या गुंडागर्दी ऐसे शब्द यूपी में नहीं सुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका एक फ़ायदा आपको आम जनमानस में लॉ एंड ऑर्डर के रूप में देखने को मिल सकता है, जो भाजपा की तरफ चले जा सकते हैं। लेकिन इसके उलट ये भी होगा कि जैसा मैंने अभी बताया कि अंसारी बंधु मुस्लिम वोटों को एकीकृत करने के जुगाड़ में लगे हैं कि उनको अफजाल अंसारी कि जो मुख्तार अंसारी के जाने के बाद जो गैप बना हुआ है उसको अफजाल अंसारी किसी तरह से उसको एक उसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बनारस से जुड़ा हुआ ज़िला है, लेकिन यहाँ के मतदाता और गाजीपुर में मतदाताओं का एक लेवल इसलिए बदला है कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ ये मसला यहाँ पर सीधे तौर पे आता है और वहाँ जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी वाइज लड़ते हैं। तो देखिए, एक इफ़ेक्ट तो पड़ता है, जाहिर सी बात है पड़ता है। और इस बार देखिए क्या रुझान बनता है और सपा के मुंह से भाजपा खींच के ले आती है, सपा अपने दामन बचाती है। ये भविष्य में देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरीके से सर पूरे, अगर बीजेपी ने कहा कि 80 सीट हम जीतेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जितना करीब से आप राजनीति को देख पाते हैं, हर ज़िले में आप गए भी, देखा भी, तो पूर्वांचल की बात करूं, जब अंतिम स्टेज में ये चुनाव आएगा, यहाँ पर ऐसी सरगर्मियाँ हैं कि जो पहले बीजेपी की लहर थी, इस बार शायद बसपा भी एक किंग मेकर की भूमिका में है क्या? बिल्कुल, ये बात बहुत ही जायज़ है। आपने जो बात बोली है, ये बात मैं कई टीवी चैनलों पे बोला हूँ। मैंने 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा और 2022 के जो विधानसभा हुई है और 19 के लोकसभा में और इसके बाद 2024 जो अभी देख रहा हूँ। देखिए, ये बड़ा ही मसला ये होता है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, कहीं न कहीं वही बीच में आता है। और किंग मेकर की भूमिका मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि पूर्ण रूपेण बसपा के हाथ में है, लेकिन वो ऐसे वोट कैंडिडेट को उतार रही जहाँ कहीं कहीं भाजपा को नुकसान हो रहा है, कहीं कहीं सपा को भी नुकसान हो रहा है, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक देखिए भाजपा और सपा का मसला है, तो 80 सीटों पे भाजपा का जो दावा है, तो 80 तो नहीं संभव है, उतना तो संभव नहीं दिखता आ रहा है। कितना देख पा रहे हैं? लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से 60-65 के बीच में हो सकती है। भाजपा अपनी एक जो लेवल है वो बना सकती है। भाजपा के लेवल 60-65 तक, उतना तक जाना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक बड़ी सीट है पूर्वांचल की, लेकिन चुनावी समर में, लोकसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां जो धुन हाँक रही हैं कि हम बेहतर से बेहतर सीटें निकालेंगी, लेकिन बारीकी से जिस तरीके से पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के बारे में धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया, सर हमें महेंद्र नाथ पांडे का एक बड़ा विरोध है क्या चंदौली में? देखिए, जब उनके नाम का घोषणा हुआ था अंतिम पहले चरण में, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की थी, तो जब उनके बाद महेंद्र पांडे बोला तो वहाँ तमाम पत्रकार के मुख से काफ़ी एक हंसी सी आवाज़ सुनने में आई।
अब ये विरोध है या लोगों को अपेक्षा नहीं थी कि महेंद्र पांडे जी को चुनाव दोबारा टिकट मिल सकता है, ऐसी लोगों को कम ही अपेक्षा थी। बहुत लोग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो देखिए वहाँ विकास की बात अगर महेंद्र पांडे जी भी कर रहे हैं, तो सपा भी अपने जो ओपी सिंह जो उनके कैंडिडेट हैं वो भी एक कद्दावर रहे हैं। अब ब्राह्मण चेहरा, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण चेहरा के साथ अगर वहाँ क्षत्रिय समाज भी जुड़ जा रहा है तो सीट उसी के झोली में जाएगी। और दूसरा एक जब सबसे बड़ा फैक्टर जो भाजपा के लिए बड़ा बना रहेगा, जो इनके लिए बना रहेगा महेंद्र पांडे जी के लिए, वो ये है कि जो मोदी की गारंटी है, मोदी का परिवार, तो मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार वहाँ भाजपा को बढ़त दिला सकता है। तो देखिए एक मोदी बनाम व्यक्तिगत नाम से इस समय चल रहा है, और वहाँ पर मोदी जी कहीं ना कहीं भाई बड़े चेहरे के रूप में है, तो लोकल चेहरों को वो मात तो दे ही सकते हैं। तो अब ये देखना बड़ा जायज़ है, ये बड़ा दिलचस्प ये होगा कि महेंद्र नाथ पांडे जी अपनी सीट खुद के दम पे बचा पाएंगे या जीत पाएंगे, या मोदी की गारंटी से उनकी सीट पक्की हो जाएगी। लोकसभा के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से बताया धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने। लोकसभा 2024 का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।